ना, मैं अपने आप से करवाऊंगी। मैं मैसेज डाल दिया था आज 5:45 का, क्योंकि आज मैं लेट आई हूँ, जब 5 मिनट ऊपर हो गया। लाइव है। हेलो सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ जी, सभी की गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं एकदम अच्छी हूँ। शबनम, मोनिका, संगीता, नीतू, सिमी टंडन, हाँ जी, मोनिका, अनीता, प्रियंका, अर्चना और मोनिका, सभी की गुड इवनिंग। सभी की कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? बढ़िया हो सभी? और कल आपको रिकॉर्डेड क्लास दी गई थी, तो उसके अंदर मैंने बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहारी के बारे में मैंने आपको करवाया था। तो मेरे ख्याल से तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना? आ गया ना सबको समझ में? और सबको मैसेज भी मिल गया होगा कि आज क्लास 5:45 पर होगी। मैंने मैसेज तो खैर लेट ही किया था, लेकिन बस कोई ऐसा अर्जेंट काम हो गया कि मुझे 15-20 मिनट लेट क्लास लेनी पड़ी। ऐसा कुछ अर्जेंट आ गया था, तब मैसेज तो लेट ही किया, पर ये है भी, चलो कर दिया, ठीक है। तो बताइए जी। मैं एकदम अच्छी हूँ, आप कैसे हैं बताओ भी? मोनिका, बिहारी का सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ गया ना कल की क्लास में देखकर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ जी, आ गया, समझ आ गया बिल्कुल भी। चलो जी, आज हम बात करते हैं सेनापति के बारे में। आज यूं लगा लो कि अगर भगवान ने चाहा तो आज जो रीति सिद्ध कवि हैं वो हम सारे के सारे कर लेंगे, अगर चाहा तो। मतलब अगर एक आधा रह गया तो मैं कह नहीं सकती। बिल्कुल श्योर हैं कुसुम आपके मैसेज, ठीक है। तो आज रीति सिद्ध कवि है ना, इनको करते हैं भाई जल्दी जल्दी। और उसके बाद हमारे रीति मुक्त कवि रह जाएंगे, यानी कि घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, 4 रह जाएंगे। तो चारों के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। उनमें से जो घनानंद है वो बड़ा है, उसमें टाइम लगेगा भाई, ठीक है ना। तो मेरा तो यही विचार था ना कि आपको इसी हफ्ते शनिवार तक जो रीति काल है वो मैं पूरा करवा दूं। कोशिश मेरी जारी है। और बाकी देखो, अगर एक आधा लेक्चर और लेना पड़ेगा तो मंडे का एक लेक्चर और हो सकता है। बाकी रीति काल आपका बस कंप्लीट ही हुआ समझो। 2-3 लेक्चर और लगेंगे, मैं रीति काल आपको कंप्लीट ही करवा दूंगी। फिर हम लोग आधुनिक काल को स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। चलो जी, तो अब बात करते हैं हम लोग सेनापति के बारे में। सेनापति, ठीक है। और ये जो जितने भी मैं आपको कवि करवा रही हूँ ना, ये आपके, अगर आप बुक्स खोल के देखो कोई भी हिंदी लिटरेचर की, उनके अंदर इन सभी के बारे में डिटेल से बात नहीं है। एक लाइन में बात कही हुई है बस, और किसी के बारे में तो जिक्र भी नहीं है। इनमें से बस 2-4 कवियों के बारे में एक लाइन कही गई है। ज़्यादातर हिंदी के जो लिटरेचर के जो बुक्स होते हैं ना, उनके अंदर ज़्यादातर यही हाल है। लेकिन यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि कवियों के बारे में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताने का, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन सा कवि जो है उसके बारे में क्या बात है और किस तरह से है। तो चलो जी, सेनापति। अच्छा, एक बात और कि जो ये रीति सिद्ध कवि थे, इनमें से ज़्यादातर कवियों का जो जन्म है, मृत्यु है, या जो जन्म स्थान है वो अज्ञात है, मतलब संदिग्ध है भाई। कोई कवि कैसे मानता है, कोई कवि कैसे मानता है। 3-4 ऐसे कवि हैं उनका तो बिल्कुल ही अज्ञात है, उनका तो पता ही नहीं जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। लेकिन कुछ एक कवि ऐसे हैं जिनका एक मोटा मोटा अंदाजा है, अलग अलग ग्रंथों के आधार पर, कोई शिव सिंह सरोज के आधार पर या किसी और ग्रंथ के आधार पर, कि इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। और जन्म और मृत्यु पीजीटी लेवल में थोड़ा कम आती है, नेट लेवल में ज़्यादा आती है। पर देखो, ये तो हर रोज़ कहने की बात ही नहीं है कि हम डिटेल में कर रहे हैं, तो जन्म मृत्यु करने में कुछ नहीं जाता। कल को जब आप नेट की जेआरएफ की तैयारी करोगे तो आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होगा। चलो जी, अब बात करते हैं जन्म। सेनापति का जो जन्म है वो कब हुआ था? जन्म हुआ था 1589 ईस्वी में, ठीक है ना। जो सेनापति का जन्म है वो कब हुआ था? 1589 ईस्वी में। और जन्म स्थान क्या है इनका? जो जन्म स्थान है वो क्या है, मतलब इनका जन्म हुआ कहाँ पर? इनका जन्म स्थान कौन सा है? अनूप शहर में है। जन्म स्थान कौन सा है? अनूप शहर में है, जो कि यूपी में है भाई।
जो कि यूपी में है। ठीक है, इनका जन्म स्थान अनूप शहर में है जो कि यूपी में है। इनकी मृत्यु का कुछ नहीं पता, मृत्यु के बारे में इनका कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे गंगाधर दीक्षित। पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था। अब देखो, और इनके गुरु का नाम और देख लो, गुरु। ठीक है ना, पिता के नाम गंगाधर दीक्षित था और जो गुरु है वो हीरामणि दीक्षित थे। जो इनके गुरु है वो हीरामणि कौन थे? दीक्षित थे। ठीक है ना, इनके गुरु हीरामणि दीक्षित थे। मैडम, निरंजनी संप्रदाय कहाँ बताएंगे? निरंजनी संप्रदाय का भी रुको, सिमिटेंटनेस का बताएंगे, रुको एक बार। तो इनके गुरु कौन थे? हीरामणि दीक्षित थे। अब इनका नाम जो सेनापति है, इस नाम से ये पता चलता है कि ये इनका नाम तो हो नहीं सकता, ये इनका नाम तो नहीं हो सकता, लेकिन ये इनके उपनाम या कोई उपाधि हो सकती है। अब अपने बच्चे का नाम भला सेनापति कौन रखेगा? या तो ये इनका कोई उपनाम होगा या किसी राजा ने इनको उपाधि दी होगी, यही हो सकता है। बाकी इसके बारे में पता नहीं कि इनका नाम जो है वो सेनापति कैसे रखा गया, कोई उपाधि दी थी या क्या था, कुछ नहीं पता। तो मोनिका पूछ रही है टीजीटी लेवल में जन्म मृत्यु आती है क्या? भाई आ भी सकती है, और वैसे ज़्यादातर नेट लेवल में आती है जन्म मृत्यु। टीजीटी लेवल में इतनी नहीं आती जितनी यूजीसी नेट के अंदर आती है। वहाँ तो जन्म मृत्यु के अनुसार इनको क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ ज़्यादा आती है। तो देखो मोनिका, जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, वो मैं आपको नेट लेवल तक का करवा रही हूँ, क्योंकि पीजीटी के अंदर और नेट लेवल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। जो आपके पीजीटी का सिलेबस है ना, वो यूजीसी नेट वाला सिलेबस ही है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो जन्म मृत्यु आपको ना करवाऊँ, सीधा सीधा बता दूँ सारी बातें, लेकिन मैं जन्म मृत्यु क्यों करवा रही हूँ? जैसे अब आपने एक बार कोचिंग ले ली, अब यूजीसी नेट का एग्जाम तो होता रहता है, तो आप उसकी भी जब तैयारी करोगे तो उसके अंदर भी फायदा होगा। फिर आप जो एक नोट्स बना रहे हो, आपका जो रजिस्टर आपने लगाया हुआ है, ये आपका हिंदी साहित्य का एक बहुत बढ़िया जो नोट्स है वो आपके पास तैयार हो जाएगा। आपको इस नोट्स के आगे बाकी सारे नोट्स बाद में फीके लगेंगे, और चाहे आप बेशक पढ़कर देख लेना। आप बच्चे कहते हो ना कि मैडम हमारे पास प्रतियोगिता साहित्य वाली बुक है या ये है, तो एक बार पढ़ के देख लेना। उनमें से जो मैंने आपको करवाया, चाहे नाथ हो, चाहे जैन हो, चाहे रीतिकाल हो, चाहे राम काव्य हो, इसके सामने आप अदर नोट्स पढ़ के देख लेना, आपको सारे फीके लगेंगे। तो देखो, गुरु जो कौन है? गुरु है इनके हीरामणि दीक्षित। क्योंकि ये किसी एक नोट्स में से नहीं करवाए जा रहे, अलग अलग नोट्स के अंदर से हैं। उसके बाद मैं जो गूगल है उसका भी सहारा लेती हूँ। हाँ, यूपी में बहुत से कवि पैदा हुए हैं, बिल्कुल नीतू, ज़्यादातर कवि यूपी में पैदा हुए हैं। तो इनके गुरु थे हीरामणि दीक्षित। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो सेनापति है ना, ये नाम तो हो नहीं सकता। भला अपने बच्चे का नाम ऐसा कौन रखेगा? या तो कोई उपाधि होगी या क्या होगा, कोई उपनाम होगा। ठीक है ना, या तो कोई उपाधि होगी या कोई उपनाम होगा। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी है? इनकी रचनाएं जो हैं वो है जी काव्य, कल्प, द्रुम। मेन रचना यही है, काव्य, कल्प और द्रुम। इनकी मेन रचना यही है, और इसी रचना के कारण ये प्रसिद्ध है। सेनापति के एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा यही रचना पूछी जाती है कि काव्य, कल्प, द्रुम किस कवि के द्वारा लिखा हुआ है। तो जो काव्य, कल्प, द्रुम है वो सेनापति के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये प्राप्त नहीं है भाई। अब पूछा जरूर जाता है, लेकिन ये प्राप्त नहीं है। इनकी एक और रचना भी पूछी जाती है, इनकी एक और रचना भी पूछी जाती है, और वो है कवित रत्नाकर। इनकी दूसरी रचना कौन सी पूछी जाती है? कवित रत्नाकर। ये भी पूछी जाती है कि कवित रत्नाकर किसकी रचना है? कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है। ठीक है, और इनका ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मिला है, एकमात्र प्राप्त ग्रंथ। ऐसे लिख दो, समझ में आ जाएगा बाद में। ऐसा इनका एकमात्र ग्रंथ है जो मिला है। काया, कल्प, द्रुम प्राप्त तो नहीं है, लेकिन रचना है सेनापति की। ठीक है, लेकिन कवित रत्नाकर जो है इनका एकमात्र प्राप्त ग्रंथ है जो हमें ये मिला हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? 5 तो शीर्षक है। कवित रत्नाकर की बात हो रही है, इसके अंदर 5 तो क्या है? शीर्षक हैं। 5 क्या है? शीर्षक हैं। आप 5 शीर्षक कह सकते हो, 5 भाग कह सकते हो, 5 खंड कह सकते हो। देखो, अलग अलग कवि अलग अलग नाम यूज करते हैं। कोई शीर्षक, कोई खंड, कोई भाग, कोई समय, कोई सर्ग, कोई कांड।
तो अलग अलग कवि अपने हिसाब से अलग अलग यूज करते हैं। जैसे हमने किया था ना कि जो पृथ्वीराज रासो है उसके अंदर 69 सर्ग है, 69 सर्ग समय है, सॉरी 69 समय है। तो 5 तो शीर्षक है, या आप इनको अध्याय भी बोल सकते हो भाई, अध्याय से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके अंदर 5 तो शीर्षक है, भाग है, खंड है या अध्याय है। और जिन्हें क्या कहा जाता है, इन 5 शीर्षक को तरंग कहा जाता है, तरंग, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो कविता रत्नाकर में जो 5 अध्याय हैं उनको क्या कहा जाता है, तरंग, लहर, प्रवाह, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा भाई। तो अब आपको पता है इतने गहराई का प्रश्न भी कि इसको तरंग बोलते हैं भाई, क्या नाम दिया गया है इसको, तरंग, तरंग कहा जाता है, ठीक है ना। सभी जो अन्य कवि हैं वो कविता रत्नाकर के अंदर जो 5 शीर्षक है या 5 जो अध्याय हैं उनको क्या कहते हैं, उनको तरंग नाम की संज्ञा, उसको तरंग की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, तरंग की संज्ञा दी गई है, ठीक है। उसके बाद देखो, तो ये जो कविता रत्नाकर है इसके बारे में एक बात और सुनो, इसकी जो 11 जो हैं वो हस्तलिखित प्रतियां, इसकी जो 11 हैं, हस्तलिखित का मतलब हाथ से लिखी हुई, ठीक है ना। इसकी 11 जो हस्तलिखित प्रतियां हैं, प्रतियां का मतलब समझते हो, फोटोकॉपी, ये प्रकाशित हो चुकी है या प्रकाश में आई है, आप यूं कह सकते हो, प्रकाश में आई हैं, ठीक है ना। इनके 11 हस्तलिखित जो प्रतियां हैं वो प्रकाश में आई हैं और उनमें से 9 भरतपुर के, इन 11 में से 9 जो हैं वो भरतपुर के राजकीय पुस्तकालय के अंदर रखी हुई है, राजकीय पुस्तकालय में रखी हुई है, ठीक है ना, पुस्तकालय में रखी हुई है, ठीक है भाई, क्लियर है कि इनके 11 हस्तलिखित प्रतियां मिलती हैं, किसकी, कविता रत्नाकर की बात हो रही है। और इनमें से 9 भरतपुर के राजकीय पुस्तकालय में रखी हुई है, ठीक है, भरतपुर के राजकीय पुस्तकालय में रखी हुई है, ठीक है भाई, क्लियर। आगे चलो जी। अब जो देखो, जो सेनापति हैं, सेनापति भक्ति काल, सेनापति जो हैं भक्ति काल व रीति काल के, रीति काल में, यानी कि जब रीति काल तो समाप्त, भक्ति काल तो समाप्त हो रहा था और रीति काल शुरू हो रहा था, तो इसके संधि युग के कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, संधि युग के कवि माने जाते हैं। यानी कि जब संधि हो रही थी, यानी कि भक्ति काल तो क्या हो रहा था, समाप्त हो रहा था, और रीति काल क्या हो रहा था, शुरू, ठीक है। तो उस युग के कवि माने जाते हैं। आपसे ये पूछ लेगा कि संधि युग का कवि किसे कहा जाता है, तो सेनापति को कहा जाता है। से संधि और से सेनापति, ठीक। तो संधि युग का कवि कौन सा है, वो सेनापति है। और इनकी रचनाओं में इनकी रचनाओं में जो भक्ति काल व रीति काल दोनों का प्रभाव पड़ा है, ठीक है ना। तो दोनों कालों का इनकी रचनाओं में प्रभाव है, ऐसे लिखो, दोनों कालों का प्रभाव इनकी रचनाओं में देखा जाता है, देखा जा सकता है। ये राम भक्त कवि माने जाते हैं भाई, ठीक है। इनको क्या माना जाता है, राम भक्त कवि माना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जो ऋतु वर्णन किया है, इनके ऐसे लिखो, इनके ऋतु वर्णन में जब इन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया ना कि भाई ये जो बसंत है या शरद है या जो भी है, तो इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति का वर्णन है, प्रकृति का क्या है, वर्णन है, ठीक है ना। जो इन्होंने ऋतु वर्णन किया ना, जो इन्होंने क्या किया भाई, ऋतुओं का वर्णन किया, उसके अंदर क्या है, प्रकृति का वर्णन है। और इनके जैसा ऋतु वर्णन, मतलब इनके जैसा जो प्रकृति वर्णन है, इनके जैसा जो प्रकृति वर्णन है वो किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया, किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। यानी कि जो रीति काल के अंदर यदि प्रकृति वर्णन की बात आती है तो केवल सेनापति की ही बात आती है भाई,
केवल जो है वो सेनापति की है, सेनापति का नाम आएगा भाई। कहते हैं कि प्रकृति वर्णन किसी भी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया, ऐसा प्रकृति वर्णन। इन्होंने इतना जबरदस्त प्रकृति का वर्णन किया है ना कि ऐसा किसी भी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। तो जब ये ऋतुओं का वर्णन करते हैं तो उसके अंदर प्रकृति का भी वर्णन है भाई, और इनके जैसा प्रकृति वर्णन किसी भी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रीतिकाल के अंदर प्रकृति वर्णन सबसे बढ़िया किसने किया, तो आप एक ही नाम याद रखिए, सेनापति। और इनको संधि युग का क्या कहा जाता है? कवि कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने अपने काव्य में सभी रसों को अपनाया, सभी रस, 9 रस है ना, तो सभी रस इनके काव्य में मिलते हैं, सभी रस इनके काव्य में मिलते हैं। जितने भी रस हैं वो इनके काव्य में क्या है भाई? मिलते हैं, क्योंकि नवरस है, आप सबको पता है, सभी रस मिलते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रख लेना, लेकिन श्लेष अलंकार से, लेकिन श्लेष अलंकार से इनका विशेष मोह था, विशेष मोह था। ये जो श्लेष अलंकार को ज़्यादा पसंद किया करते थे, ठीक है ना। तो इनके सभी रस इनके काव्य में मिलते हैं, लेकिन जो श्लेष अलंकार है ना, इससे इनका विशेष मोह था। और ये राम के उपासक थे, भगवान राम के उपासक थे, ठीक है ना। भगवान राम के क्या थे? उपासक थे, क्योंकि भक्ति काल और रीतिकाल के संधि युग के कवि हैं। सेनापति से संधि, ठीक है, क्लियर। अब सेनापति के बारे में इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जो हमने सेनापति के बारे में एग्जाम के अंदर आ सकता है ना, वो सारा का सारा मैंने आपको करवा दिया, ठीक। चलो जी, अब आगे चलते हैं। अगले हमारे कवि कौन से हैं? रसनिधि। अगले हमारे कवि हैं रसनिधि। अच्छा, एक बात ध्यान रख लेना, एक जो कवि है हमारे पास, एक मिनट, ये राजे, एक जो कवि है हमारे पास रसलीन, ये भी तो हमने किया था। जो रसलीन है ना, रसलीन तो रीतिबद्ध कवि है, यही बात थी, ये तो रीतिबद्ध कवि है। और जो रसनिधि है ना, ये रीति सिद्ध कवि हैं। ये कौन से हैं? ये रीति, क्या हो गया, एक मिनट ठहरो, थोड़ा सा इसको क्लियर करना पड़ेगा। जो रसनिधि है ये कौन से हैं? ये रीति सिद्ध कवि हैं। अब इन दोनों नामों में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़ मत होना, ये बड़ा आसान है, कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है भाई। देख लो, दोबारा लिख देती हूँ ना, रीति सिद्ध, और ये कौन से हैं? ये रीतिबद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध कवि, क्योंकि नाम एक जैसा है इसलिए मैंने आपको बताया। रसनिधि और रसलीन, रसलीन तो रीतिबद्ध है और रसनिधि जो है ना वो रीति सिद्ध कवि है, ठीक है। तो रसलीन का नाम क्या था? रसलीन का इनका था सैयद गुलाम नबी, सैयद गुलाम नबी, याद होगा, करवाया था मैंने आपको, शायद कल ही करवाया था, मेरे को तो ऐसा ध्यान है। सैयद गुलाम नबी इनके किसका नाम था? इनका मूल नाम था। और रसनिधि का जो मूल नाम है ना वो क्या है? वो पृथ्वी सिंह है। इनका जो मूल नाम है वो क्या है? पृथ्वी सिंह है, ठीक है ना। रसनिधि जो है इनका मूल नाम बता रही हूँ, मतलब असली नाम, ये रसनिधि, रसलीन, ये तो बाद में उपाधियां वगैरह होती हैं। और इनका जो मूल नाम है वो क्या था? सैयद गुलाम नबी। अरे करवाया तो था कल, आया बात समझ में, ठीक है। तो उसके बाद देखो रसलीन की जो मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है, ये तो कल ही करवाया था। तो रसलीन की मुख्य रचनाएं एक बार फिर से, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी मैंने आपको कल करवाई थी। इनकी रचनाएं थी अंग दर्पण, रस प्रबोध, यही थी या नहीं थी? अंग दर्पण और रस प्रबोध यही थी ना कि नहीं? आया क्या समझ में? इनकी थी अंग दर्पण और रस प्रबोध। और अगर हम रसनिधि की बात करें, अगर रसनिधि की बात करें तो रसनिधि की जो प्रमुख रचना है वो रतन हजारा है। इनकी सबसे प्रमुख रचना रतन हजारा ही है भाई। अब इतना समझ लो एक बार, फिर आगे चलेंगे भाई, फिर मैं आपको रसनिधि करवाऊंगी। एक बार फिर से बता दूं,
रसनिधि जो है वो तो रीति सिद्ध कवि है, जिनके बारे में मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ। और ये वाला जो कवि है वो मैंने आपको कल करवाया था, रिकॉर्डेड क्लास में दिया था आपको, कि रसलीन जो है वो रीतिबद्ध कवि है। मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। इनकी मुख्य रचनाएं बताई थी अंग दर्पण और रस प्रबोध। अरे ऐसे ही याद होगी चीजें, नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे, सारा मिक्सअप हो जाएगा सारा सौदा। और रसनिधि जो है ये रीति सिद्ध कवि है, जो हम अभी करने वाले हैं। इनका मूल नाम जो है वो पृथ्वी सिंह था भाई। और इनकी जो किताब है रतन हजारा वो बड़ी प्रसिद्ध है। रतन हजारा के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो रसनिधि है, रतन हजारा। अब निधि क्या होती है? निधि होती है खजाना। निधि क्या होता है भाई? निधि कहते हैं खजाने को, खजाने को बोलते होंगे निधि। और रतन क्या है? खजाने में रतन है, मतलब जो निधि, इतना खजाना है कि हजारों रत्न भरे पड़े हैं। ऐसे याद करो भाई, जो खजाना है ना, खजाना, उसमें हजारों रत्न भरे पड़े हैं। अरे एक को याद कर लो, दूसरा तो छांट आओगे। क्या बताओगे? कि खजाने में हजारों रत्न भरे पड़े हैं, हजारों रत्न। क्योंकि मूल माल नाम तो कम आता है भाई, अगर आ भी जाए तो नेट लेवल में ज्यादा आता है। वैसे आने का कुछ भी नहीं है, हम आने वाले पेपर के बारे में कह ही नहीं सकते क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। क्या पता पेपर का लेवल इतना टफ बना दे कि पसीने छूट जाएं, और क्या पता इतना आसान सा बना दे कि आप फटाफट कराओ। तो लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर अंतर क्या है। जब हम पढ़ रहे हैं तो पूरी अच्छी तरह ही पढ़ेंगे। तो निधि खजाने में हजारों रत्न है। लीन किसमें हो गए? अंग के दर्पण में और रस प्रबोध में। ठीक है, ये तो अपने आप ही छट जाएगा। क्लियर? तो अब चलो जी आगे, अब बात करते हैं हम लोग रस निधि की। अब हम बात करते हैं रस निधि की, खजाने वाले की बात करते हैं। निधि खजाना होता है भाई, निधि होता है खजाना। जन्म हुआ 1538 में, इनके जन्म का पता है, जन्म हुआ 1538 में। और मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई जी 1640 ईस्वी। ईस्वी कह लो या सन कह लो, एक ही बात है, लेकिन संवत में फर्क आ जाएगा। संवत में 57 सालों का फर्क है। अब इसमें 57 साल जोड़ दो, संवत निकल आएगा। जन्म है 1538, मृत्यु है 1640 ईस्वी। तो इनका रचना काल क्या है? इनका जो रचना काल है वो क्या है? तो इनका रचना काल है भाई 1603 से लेकर, इनका जो रचना काल है वो 1603 से लेकर 1640 तक है। ठीक है ना? यानी कि इन्होंने 1603 में तो लिखना शुरू किया था, यहां पर तो लिखना शुरू किया था, और 1640 तक इन्होंने लिखा था। इतने सालों तक, मतलब लगभग 37 सालों तक इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये क्या है? ये इनका रचना काल है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कहाँ के रहने वाले थे? इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। इनका रहने वाले कहाँ थे? दतिया राज्य के। ये जो है वो दतिया राज्य के, राज्य का नाम क्या है भाई? दतिया। ठीक है ना? ये दतिया राज्य के बरौनी, नाम क्या है? बरौनी। ये दतिया राज्य के बरौनी क्षेत्र के रहने वाले थे, बरौनी क्षेत्र के। और जमींदार थे भाई, ये जमींदार थे, है ना, अच्छे जमीनों वाले थे। तो ये दतिया राज्य के बरौनी क्षेत्र के रहने वाले क्या थे? जमींदार थे। इन्होंने जो है केवल दोहों में रचना की, केवल दोहों में रचना की। इनकी जो रचना है वो किसके अंदर है? केवल दोहों के अंदर है। ठीक है ना? इन्होंने केवल दोहों के अंदर अपने क्या की है? वो रचना की है। ठीक है, तो इनके जो अन्य रचनाएं हैं वो भी मिल जाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि इनकी एक रतन हजारा ही मिलती है, लेकिन जो रतन हजारा है वो काफ़ी फेमस है। इनके ज़्यादातर एग्जाम के अंदर रतन हजारा आ सकती है। बाकी एक और भी है 4-5, एक तो विष्णु पद कीर्तन, इनकी रचना। और कौन कौन सी है? विष्णु पद कीर्तन। ठीक है ना? विष्णु के पैरों का जो कीर्तन है, विष्णु पद कीर्तन है। उसके बाद बारह मासी, उसके बाद है जी बारह मासी। फिर है जी रस निधि सार, अपने ही नाम पर एक रचना इन्होंने की, रस निधि सार। इनका नाम रस निधि है, इसके पीछे सार लगा दिया। गीति संग्रह, अगली रचना कौन सी मिलती है इनकी? गीति संग्रह, ये रचना भी इनकी मिलती है। ठीक है, उसके बाद है हिंडोला। उसके बाद कौन सी मिलती है? हिंडोला।
ये रचनाएं रतन हजारा के अलावा भी ये रचनाएं हैं जी, ठीक है ना, रतन हजारा के अलावा भी ये रचनाएं हैं। तो देखो ये प्रेमी स्वभाव के थे, ये जो है वो प्रेमी स्वभाव के रसिक कवि थे, यानी कि प्रेम की भावना थी इनके हृदय के अंदर, रसिक कवि थे, प्रेमी स्वभाव था इनका, और हृदय क्या था, रसिक, रसिक हृदय था, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना पीपीटी वाला, सिमी की पीपीटी मैं डालूंगी, अभी तो डाली नहीं मैंने, संडे को डालूंगी भाई, टाइम ही नहीं मिलता पीपीटी डालने के लिए, या उसके अंदर कुछ और भी ऐड करना है मैंने। तो पीपीटी देख लेना, अगर आपको ये लगे कि ये सारी बातें तो हमने कर ही रखी हैं तो मत निकलवाना, ठीक है। और अगर आपको ये लगे कि भाई इसके अंदर से एक आधा पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि ये सारे कवि तो आएंगे नहीं पीपीटी में, कुछ कुछ मेन कवि आ जाएंगे। अगर आपको ये लगे कि भाई चलो हमारा तो हो ही चुका है, तो क्या जरूरत है फिर निकलवाने की, कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर पीपीटी में बहुत अंतर होगा, एक दो लाइन का अंतर हो सकता है। भाई मैं आपके कहने का मतलब समझ गई कि भाई आप जगह छोड़े या ना छोड़े पीपीटी के लिए, कुछ लिखने के लिए, भाई देखो 3-3 4-4 लाइन तो हमें वैसे भी छोड़नी चाहिए जो आप बना रहे हो। अगर एक आधा इनके बारे में अलग से लाइन होगी तो वो साइड में लिख लेना बस, और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बहुत गहराई से करवा रही हूँ, इतना तो बहुत है। ये प्रेमी स्वभाव के रसिक कवि थे, और इन्होंने रीतिबद्ध काव्य ना लिखकर, रीतिबद्ध काव्य नहीं लिखा, थे ही रीति सिद्ध, रीतिबद्ध काव्य ना लिखकर, रीतिबद्ध में तो आते ही नहीं ये तो रीति सिद्ध में आते हैं। इन्होंने रीतिबद्ध काव्य ना लिखकर फारसी शायरी की शैली पर लिखा, फारसी शायरी की शैली पर लिखा, शैली पर लिखा, फारसी शायरी की शैली पर लिखा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये फारसी शायरी की शैली पर लिखा इन्होंने, रीतिबद्ध काव्य नहीं लिखा। और फारसी जो है शायरी की, जो फारसी लोग लिखा करते थे ना प्रेम काव्य, उनकी शैली पर जो है इन्होंने लिखा था भाई, ठीक है। क्लियर? क्या पूछ रहे हो? दतिया राज्य, दतिया राज्य तो देखते हैं भाई, दतिया राज्य कहाँ पर है, यही बात है, दतिया राज्य कहाँ पर है? ये एक मिनट ठहरो भी, हाँ अच्छा, ये एमपी में है भाई, एमपी में है, दतिया राज्य एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। फारसी शायरी की शैली पर लिखा गया, ठीक है, क्लियर। और इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है रसनिधि के बारे में, इसके बारे में ज़रूरत ही नहीं है इससे ज़्यादा, ठीक है। बिहार नहीं है, एमपी है, एमपी है संगीता, एमपी के अंदर है दतिया राज्य, एमपी में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद है जी वृंद कवि, और वृंद के तो नीति परक दोहे आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। जो कवि वृंद है इसके तो नीति प्रद दोहे पढ़े होंगे ना, जेते पाओ पसारिए तेती लंबी सोर, है ना, इस तरह से दोहे हैं कि उतना ही पैर पसारना चाहिए जितनी लंबी क्या है रजाई है। या फिर इनका एक और दोहा मुझे याद आ गया, पढ़ा हुआ था मैंने कभी, कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पोन। ये कभी 5वीं 6वीं में पढ़ा था, ये वृंद कवि का है, हाँ एमपी में है बिल्कुल। वृंद कवि का है कि विद्या का जो धन है ना वो परिश्रम के बिना नहीं मिलता, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पोन, जिस प्रकार से जो पंखे की हवा है ना वो बिना पंखे को हिलाए नहीं मिल सकते। तो इस तरह से जो वृंद कवि के ये दोहे हैं, और ये प्रसिद्ध थे किस बात के लिए, नीति परक दोहे लिखने के लिए ये प्रसिद्ध थे, नीति की बात करते थे, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार के दोहे लिखते थे, नीति परक। इनका पूरा नाम वृंदावन
इनका जो पूरा नाम है, पूरा नाम की बात करें, इनका जो पूरा नाम है वो क्या था? वृंदावन दास था। वृंदावन दास, ये इनका पूरा नाम था भाई। वृंद कवि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, वृंदावन दास था। तो इनके नीति के दोहे प्रसिद्ध है, आप ये लिख सकते हो, नीति के दोहे प्रसिद्ध है। इनके जो लिखे हुए नीति के दोहे हैं वो क्या है? वो बड़े प्रसिद्ध है जी। नीति के दोहे बहुत लिखे इन्होंने। उसके बाद जन्म तो हुआ 1643 में। इनका जो जन्म है वो तो हुआ 1643 ईस्वी में। और अगर हम बात करें मृत्यु की, इनकी जन्म मृत्यु के बारे में पता है भाई। इनकी मृत्यु हुई 1723 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई 1723 ईस्वी में। और इनके अगर जन्म स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म स्थान है वो मेड़ता है। इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है? वो मेड़ता है। पहले यूँ कहते हैं भाई, कई विद्वान ये मानते हैं कि इनका जो जन्म स्थान है वो काशी में है। पहले क्या था कि इनके जो पूर्वज है वो काशी में रहा करते थे। इनके जो पूर्वज है वो काशी में रहते थे, लेकिन जो इनके पिता है वो अपने काम के सिलसिले में मेड़ता में रहने लगे और मेड़ता में ही इनका जन्म हुआ था। बाद में मेड़ता में इनका जन्म हुआ था, तो इनका जो जन्म स्थान है वो तो मेड़ता माना जाएगा। बाकी और तो अलग ही बात है, और कवि मानते हैं इनका जन्म स्थान मेड़ता माना जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसा कहा है। डॉक्टर नगेंद्र की बात मान्य है हिंदी साहित्य में। डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं? मेड़ता ही मानते हैं इनका जन्म स्थान। ठीक है। उसके बाद देखो, इन्होंने काशी के तारा पंडित से, काशी के अंदर, बाद में ये काशी भी चले गए थे क्योंकि इनके पूर्वज वहां रहते थे ना। काशी के जो तारा पंडित, काशी के रहने वाले थे, एक तारा पंडित थे काशी के रहने वाले, तारा पंडित से, ठीक है, दर्शन शास्त्र का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। दर्शन शास्त्र का, व्याकरण का ज्ञान इन्होंने वहां से ही लिया था। किसका? एक तो दर्शन शास्त्र का और एक व्याकरण का, एक नीति का ज्ञान इन्होंने वहीं लिया था। ठीक है ना, उस तारा पंडित से। तो नीति का और वेदांत का और गणित का, वेदांत का या आप गणित का, और जो साहित्य इन्होंने लिखा, तो साहित्य का ज्ञान, साहित्य का ज्ञान काशी के तारा पंडित से दर्शन शास्त्र, व्याकरण, नीति, वेदांत, गणित, साहित्य का ज्ञान मिला। ठीक है ना, साहित्य का ज्ञान इनको मिला भाई। ये जो तारा पंडित है ना, ये इनके गुरु हुआ करते थे जो काशी के थे। तो ऐसे कहते हैं इनका काशी भी आना जाना लगा रहता था, पर इनका जो जन्म स्थान है ना वो मेड़ता ही माना जाएगा। ठीक है। काशी के तारा पंडित से दर्शन शास्त्र, व्याकरण, नीति, वेदांत, गणित व साहित्य का जो ज्ञान है वो इन्होंने लिया था। ठीक है, क्लियर। आगे चलो जी। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था रूप जी, और माता का नाम कौशल्या था भाई। माता का नाम क्या था? कौशल्या था। बड़े प्रसिद्ध कवि हैं वृंद, ऐसे वैसे अरे गरे नथु करे ना समझो इनको। हिंदी साहित्य में बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। कौशल्या था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? अलग से नाम है। इनकी पत्नी का नवरंगदे नाम है। इनकी पत्नी का नाम है नवरंगदे। नवरंगदे इनकी पत्नी का क्या था? ये इनका नाम था। तो अब ये कहाँ रहते थे? औरंगजेब के। औरंगजेब के यहाँ दरबारी कवि थे। औरंगजेब के यहाँ, औरंगजेब कितना क्रूर शासक था उसके, औरंगजेब के यहाँ दरबारी कवि थे भी। दरबारी कवि थे, औरंगजेब के यहाँ रहते थे। ठीक है ना, औरंगजेब के दरबार में ये रहा करते थे। औरंगजेब के यहाँ दरबारी कवि थे। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है भाई? इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं भी हैं कई, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। ठीक है। एक तो है जी वृंद सतसई। एक तो कौन सी है? वृंद सतसई। अब सतसई नाम है तो इसका मतलब है तो 700 दोहे तो मिलेंगे, क्योंकि सतसई का मतलब क्या होता है? 700 होता है। तो वृंद सतसई जो इन्होंने बिहारी सतसई के नकल पर लिखी थी, यानी कि जो बिहारी सतसई के ये प्रशंसक थे, तो बिहारी सतसई के अनुरूप, मतलब उसको देखकर इन्होंने क्या लिखी थी? वृंद सतसई लिखी थी भाई। ठीक है ना। और ये एक प्रसिद्ध रचना है और इसमें नीतियों के बारे में बताया गया है। नीति साहित्य है ये, और 700 दोहे तो होंगे ही क्योंकि सतसई है भाई। इनकी बड़ी प्रसिद्ध फेमस रचना है ये। उसके बाद है भाव पंचाशिका। उसके बाद है, ये तो एक हो गई,
दूसरी लिखो जी भाव पंचाशिका, जो इनकी फेमस है वो ही बता रही हूं। भाव पंचाशिका, भाव पंचाशिका में नायिका के अनेक भावों का वर्णन है। अनेक भावों का भी, नायिका के कौन कौन से भाव होते हैं, नायिका के अनेक भावों का क्या किया गया है, इसके अंदर वर्णन किया गया है। किसके अंदर? भाव पंचाशिका में नायिका के जो जितने भाव हैं उनका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। उसके बाद देखो श्रृंगार शिक्षा, उसके बाद अगली आपको याद करनी पड़ेगी श्रृंगार शिक्षा। अब नाम से पता चल रहा है कि श्रृंगार का वर्णन है भाई, श्रृंगार का वर्णन है। आभूषण और श्रृंगार के साथ, मतलब जो नायिकाएं कौन कौन से आभूषण डालती है, आभूषण और श्रृंगार के साथ, आभूषण और श्रृंगार के जो साथ है वो किस चीज का वर्णन है? आभूषण और श्रृंगार के साथ नायिकाओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। भाई इस प्रकार की नायिकाएं होती हैं तो, और उनका आभूषण कौन कौन से डालती हैं और श्रृंगार क्या है उनका, इसके आधार पर इसका वर्णन किया गया है। फिर है जी पवन पचीसी, उसके बाद है कौन सी? पवन पचीसी। पवन पचीसी के अंदर क्या है? ऋतु वर्णन किया गया है। ऋतुओं का वर्णन है, ऋतु वर्णन है, ठीक है ना। पवन पचीसी में क्या है? ऋतुओं का वर्णन है। उसके बाद देखो अगला है यमक सतसई। अब यमक अलंकार तो आपने पढ़ा है ना। तो यमक सतसई, सतसई का मतलब 700 फिर आ गया। तो जो यमक अलंकार है, जो आपने पढ़ा होगा कि जहां पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है भाई। वही शब्द फिर पड़े, अर्थ और ही और, यमका अलंकार कहते उसे कवियों के सिरमोर। कहते हैं कि वही शब्द फिर पड़ेगा लेकिन अर्थ और ही और होगा। जो कवि लोग हैं वो उसको क्या बोलते हैं? यमक अलंकार बोलते हैं। कवि जो लोग हैं यमक अलंकार बोलते हैं। तो यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया गया है, ठीक है ना। यमक अलंकार के बारे में वर्णन है भी। यमक अलंकार का जो स्वरूप है वो क्या है? स्पष्ट किया गया है, ठीक है ना। स्पष्ट किया गया है कि यमक अलंकार के बारे में डिटेल से बताया गया है। ये इनका क्या है? यमक सतसई है। 700 दोहे तो देखो है, होगे। नयन पचीसी, उसके बाद अगला देखो नयन पचीसी। नयन पचीसी में नेत्रों का वर्णन है। नयन का मतलब नेत्र, तो सीधी सी बात है वर्णन किसका किया गया है? नेत्रों का वर्णन किया गया है। नयन पचीसी में नेत्रों का वर्णन किया गया है। उसके बाद वृंद ग्रंथावली, एक और देखो ये क्या है? वृंद ग्रंथावली, ये अगले में करते हैं। यहां देखो वृंद ग्रंथावली। अब ग्रंथावली का मतलब क्या है? यानी कि बहुत मोटा ग्रंथ है कोई। अब नाम से पता चल रहा है कि बड़ा बहुत मोटा ग्रंथ है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, इनकी लगभग वैसे 11 रचनाएं हैं, मैंने आपको मैंने ही करवाई है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ना, उनको डॉक्टर जनार्दन राव, नाम क्या था? डॉक्टर जनार्दन राव, नाम क्या है अभी? डॉक्टर जनार्दन राव। डॉक्टर जनार्दन राव ने क्या किया था कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, तो ये इनका चेला था, तो उसने वृंद की समस्त रचनाओं का एक संग्रह, डॉक्टर जनार्दन राव क्या था? इनका चेला था। इसने क्या किया कि वृंद की सभी रचनाओं का संकलन, वृंद की जितनी भी रचनाएं हैं, लगभग 11 हैं, सभी रचनाओं का जो संकलन है, इनको जो इकट्ठा करने का काम, सभी रचनाओं का जो संकलन है वो 1971 में किया भाई। 1971 ईस्वी में किया, और जिसका नाम क्या रखा गया? वृंद ग्रंथावली। यानी कि जितनी भी इनकी रचनाएं हैं ना, टोटल 11 की 11 एक ग्रंथ में रख दी। किसने? डॉक्टर जनार्दन राव। ये कौन थे? ये इनके चेले थे भाई। हाँ, काली घटा का घमंड घटा, बिल्कुल। काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खेले, ठीक है। तो डॉक्टर जनार्दन राव जो इनके चेले थे, इन्होंने वृंद की सभी रचनाओं का संकलन 1971 ईस्वी में कर दिया था, और जिसका नाम क्या रखा गया? जिसका नाम रखा गया वृंद ग्रंथावली।
क्या नाम रखा गया भाई? वृंद ग्रंथावली नाम रखा गया, ठीक है ना। और इन्होंने जितने भी दोहे लिखे थे, ठीक है ना, इनके लिखित दोहे जितने भी दोहे थे भाई, जो मैंने आपको एक आधा तो बताया है, इनके जो लिखित दोहे हैं वृंद विनोद सतसई में संकलित है। एक किताब है, किताब का नाम क्या है? वृंद विनोद और सतसई, इसमें संकलित है। वृंद विनोद सतसई में संकलित है। अब इन दोनों के अंदर फर्क समझो भाई, ठीक है ना। जितने भी दोहे हैं, नीतिपरक दोहे हैं, उनको तो वृंद विनोद सतसई में लिखा गया है, और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन सबको किसके अंदर? वृंद ग्रंथावली में 1971 में डॉक्टर जनार्दन राव ने इकट्ठा कर दिया था, ठीक है भाई, क्लियर। और ऐसे कहा जाता है भी, जैसे जो इनके पिता थे ना रूप जी, वो भी कविता लिखा करते थे, तो इनको कविता लिखने की जो प्रेरणा है अपने पिता से मिली थी, रूप जी से, ठीक है, क्लियर। चलो जी, अब वृंद हो चुका है, आगे चलो जी। द्विज देव, अगला कौन सा है? द्विज देव। द्विज देव, और इनका नाम क्या था? मानसिंह। और ये मानसिंह कौन थे? ये राजा थे। अरे कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। जो मानसिंह है ना, वो अयोध्या के क्या थे? राजा थे। अयोध्या जो है ना भगवान श्री राम की जन्मभूमि, वहां के ये राजा हुआ करते थे। कौन? राजा मानसिंह। तो जब ये लिखा करते थे ना, तो ये द्विज देव के नाम से लिखा करते थे। मतलब इनका जो असली नाम है ना, वो तो था मानसिंह, लेकिन ये जो द्विज देव है, ये इनका साहित्यिक नाम था भाई, साहित्यिक नाम था। यानी कि साहित्य जब लिखा करते थे तो द्विज देव के नाम से। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो प्रेमचंद है वो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, तो जो नवाब राय है ये इनका साहित्यिक नाम माना जाएगा प्रेमचंद जी का। तो मानसिंह कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे, लेकिन इनको लिखने का बड़ा शौक था, बड़े जबरदस्त शौकीन थे ये लिखने के। और जब ये लिखा करते थे तो ये द्विज देव के नाम से लिखा करते थे, ठीक है ना, द्विज देव के नाम से लिखा करते थे। जन्म है 1820। जन्म कब हुआ? जन्म हुआ जी 1820। और मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई 1871। ये ईस्वी है या सन है, जिसको आप बोल सकते हो। 1820 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1871 में, क्लियर। उसके बाद इनकी रचनाएं देखो, 3 ही रचनाएं हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 रचनाएं हैं। पहली कौन सी है? पहली है श्रृंगार बतीसी। पहली कौन सी है? श्रृंगार बतीसी। दूसरी है जी श्रृंगार लतिका। दूसरी है श्रृंगार लतिका, ये दूसरी है। उसके बाद नंबर 3 पर बात करते हैं। तीसरी है श्रृंगार चालीसी। तीसरी कौन सी है? श्रृंगार चालीसी। तो अब सबसे ज़्यादा इन 2 के ऊपर ही बात है, बाकी इसका वर्णन कम मिलता है। श्रृंगार बतीसी और श्रृंगार लतिका, इनका वर्णन मिलता है भी हमें भी, ठीक है ना। जो श्रृंगार बतीसी है, ये ऐसे बोलते हैं कि बस केवल एक बार छपी थी, दोबारा नहीं छपी ये कभी भी, केवल एक बार छपी थी ये, केवल एक बार छपी थी। अब ऐसे कहा जाता है इस रचना के बारे में, एक बार ही इसको छापा गया था, ठीक है। और जो श्रृंगार लतिका है, ये विशाल संस्करण है, ये एक विशाल ग्रंथ है। ये क्या है? एक विशाल ग्रंथ है, ठीक है। बस इन दोनों का ही थोड़ा वर्णन है और कुछ भी नहीं है अभी। और ऐसे कहा जाता है कि 1857 ईस्वी के अंदर जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन चला था, पहला स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ था, तो ये कहते हैं कि भाई इन्होंने यानी कि द्विज देव ने अंग्रेजों का साथ दिया था, भारतीयों का नहीं दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, साथ दिया। और अंग्रेजों ने इनको एक बहुत बड़ी जागीर दी थी तोहफे में, बड़ी जागीर, जागीर माना जमीन, बड़ी जागीर दी थी किसके अंदर? तोहफे के अंदर। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जब इनके जीवन के अंतिम क्षण थे, तब ये बिल्कुल विरक्त हो गए थे, मतलब अपने जीवन से बिल्कुल विरक्ति इनको आ गई थी, ऐसे कहा जाता है इनके बारे में, ठीक है ना। तो इनको बड़ी जागीर अंग्रेजों के द्वारा मिली हुई थी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था भाई, ठीक है। तो एक बात और इनके बारे में भी, भाई जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में, जिस प्रकार जो लक्षण ग्रंथ
लक्षण ग्रंथ माना जो ये रीतिबद्ध कवि जो थे। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर प्रसिद्ध है। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में कौन प्रसिद्ध है? पद्माकर। कवियों में प्रसिद्ध कौन है? ये है जी पद्माकर। कौन प्रसिद्ध है जी? पद्माकर। अगर लक्षण ग्रंथों की बात आए तो पद्माकर का नाम आता है। ठीक है। उसी प्रकार श्रृंगार परंपरा के अंदर, श्रृंगार परंपरा में किसका नाम आता है? श्रृंगार। देखो तीनों ही ग्रंथ श्रृंगार नाम से शुरू होते हैं। श्रृंगार परंपरा में प्रसिद्ध कौन है? ये है जी द्विज देव। प्रसिद्ध है कौन? द्विज देव। बस इस बात को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रख लेना। बस हो गया जी द्विज देव। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में प्रसिद्ध कौन है? पद्माकर है। उसी प्रकार श्रृंगार परंपरा में प्रसिद्ध कौन है? द्विज देव है। श्रृंगार परंपरा में जो प्रसिद्ध कवि है ना, वो कौन है भाई? वो द्विज देव है। ठीक है, क्लियर। चलें आगे, बहुत इतना। चलो जी आगे करते हैं बेनी वाजपेयी। आगे बात करते हैं बेनी वाजपेयी। बेनी वाजपेयी पर बात कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? साथ साथ में समझ में आ रहा है क्या कौन सा कवि था और क्या था? अभी आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे कि कौन सा कवि और कैसे उसने लिखा और क्या लिखा। ठीक, तो आगे बात करते हैं बेनी वाजपेयी की। तो इसका जो नाम था बेनी दीन वाजपेयी था। भाई जो पूरा नाम है ना, इनका पूरा नाम बेनी दीन वाजपेयी था। बेनी दीन वाजपेयी। अरे मुझे याद आया, इनकी तो कविता हमने पढ़ी हुई है, छठी पता नहीं सातवीं में थी। सिंह को चुरायो लंक, पीक को चुरायो बैन, ऐसे थी ना। कह कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लीनी, ये वही बेनी है। बेनी कवि का नाम है। कि बेनी कवि कहते हैं राधा जी की सुंदरता के बारे में कि उन्होंने अपनी कमर की सुंदरता के लिए, शेर की कमर जो है वो पतली होती है, तो शेर की कमर को चुरा लिया है, और अपने आवाज़ के लिए कोयल की आवाज़ को चुरा लिया है। और बेनी कवि कहते हैं कि अपनी चोटी की सुंदरता के लिए सांप की सुंदरता को चुरा लिया। ऐसा था, एक छठी सातवीं में पोइम थी भाई। तो इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम बेनी दीन वाजपेयी है। और इनका एक और नाम भी कहा जाता है, एक अन्य नाम भी है इनका। अन्य नाम ये भी माना जाता है, इनको बेनी परवीन भी कहा जाता है। परवीन का मतलब क्या होता है? चतुर होता है, चतुर। तो इनको बेनी परवीन भी कहा जाता है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे भाई? इनका जो स्थान कौन सा था? वो लखनऊ था। ये लखनऊ के थे भाई। जो बेनी वाजपेयी है ये कहाँ के रहने वाले थे? ये लखनऊ के थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, केवल कुछ फुटकर दोहे मिलते हैं। कोई ग्रंथ नहीं मिलता, केवल फुटकर दोहे मिलते हैं। ठीक है ना, फुटकर इनके कुछ बिखरे हुए से दोहे इनके मिलते हैं। और इनके जो प्रसिद्ध रचना एक ही है, नवरस तरंग, जिसमें इनके दोहे लिखे हुए हैं। उसका नाम क्या है? नवरस तरंग। ठीक है ना, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें इनके दोहे लिखे हुए हैं। और एक और है नाना राव प्रकाश, ये भी इनकी ही मानी जाती है। नाना राव प्रकाश मतलब कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, बस इनके दोहों को बाद वाले कवि क्या कर देते हैं कि उनके दोहों को इकट्ठा कर देते हैं और उसका कोई ना कोई नाम रख देते हैं। तो ये बाद वाले कवियों की करामात है कि इनके दोहों को एक तो नवरस तरंग में रखा गया है और एक नाना राव प्रकाश के अंदर। तो ये दो नाम बाद वाले कवियों के दिए हुए हैं। जैसे इनके चले चपटे होते हैं, जो भी हैं भाई, देखो इनके मित्र हैं जो नियर डियर होते हैं, वो ऐसा काम कर देते हैं। बाकी इनका हाथ से लिखा हुआ कोई भी ग्रंथ अलग से नहीं मिलता, बस कुछ बिखरे हुए से दोहे मिलते हैं। ठीक है, क्लियर। चलें आगे, बस इनका इतना ही, बस ज़्यादा नहीं करना आपने, ज़्यादा राम कहानी नहीं है, बस इतना ही याद करना है कि हाँ जी कोमल कृष्ण लेट आए हो, नमस्कार जी नमस्कार। ठीक है, बहुत इतना, या करें आगे? चलो जी, एक है हमारे कृष्ण कवि। अब बात कर लेते हैं कृष्ण कवि के ऊपर। कृष्ण कवि याद आया? कौन से कृष्ण कवि? कल मैंने आपको करवाया था कि जो बिहारी सतसई की जो सबसे पहली टीका है वो किसने लिखी थी? कृष्ण कवि ने।
कौन से छंद के अंदर लिखी थी? सवैया छंद के अंदर लिखी थी। करवाया था ना कि जो कृष्ण कवि है इन्होंने बिहारी की सबसे पहले टीका लिखी थी, बिहारी सतसई की। याद आया क्या कुछ? ये वही कृष्ण कवि है। ये बिहारी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। दत्तक क्या होता है? गोद लिया हुआ पुत्र। बिहारी ने इनको गोद ले रखा था। ये बिहारी के पुत्र हैं भाई, लेकिन उनके दत्तक पुत्र हैं, गोद ले रखा था इनको। ये बिहारी के क्या माने जाते हैं? दत्तक पुत्र माने जाते हैं। इनका मूल नाम क्या था? माथुर चौबे था। कृष्ण कवि का जो मूल नाम था वो क्या था भाई? माथुर चौबे था। ठीक है, नया नया सीखने। अच्छा जी, सीमे कह रही है कि मैडम नया नया बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तभी तो पेपर क्लियर कर पाओगे। जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते ना, तब तक हमें कुछ नहीं समझ में आता। फिर तो यूँ होता है कि जितना पढ़ लिया ना सारा भूल गए। अब इनको 3-4 बार पढ़ोगे ना आप रिवाइज पे, जब रिवीजन पर आओगे तो आपको ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई कवि के बारे में, किसी बात के बारे में आपको है कोई कन्फ्यूजन, तो आप वीडियो आपके पास ही है, आपके मोबाइल में ही है, कभी भी देख लेना जहाँ भी कन्फ्यूजन हो। तो मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम माथुर चौबे था। और आप ये बात नोट्स के अंदर लिख भी सकते हो कि ये बिहारी के दत्तक पुत्र थे। ये बिहारी के क्या थे? दत्तक पुत्र थे। ये बिहारी के क्या थे? दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए ये पुत्र थे। तो बिहारी के जो आश्रय दाता थे कौन? राजा जयसिंह। मैंने आपको बताया था ना, राजा जयसिंह बिहारी के आश्रय दाता थे। जयसिंह कौन? जो जयपुर के राजा थे। जयपुर के राजा थे, मिर्जा जयसिंह बोला जाता है इनको, मिर्जा भी लगाया जाता है, मिर्जा जयसिंह। तो ये वही है जो अपनी छोटी रानी के प्रेम के अंदर इतना अधिक मगन हो गए थे कि ये महल से बाहर ही नहीं आते थे। तो इसलिए बिहारी ने एक दोहा लिखकर इनके पास भेजा था कि ना ही पराग ना ही मधुर मधु, ना ही विकास यही काल, अली कली से ही बंदयो आगे कौन हवाल। तो ये वही जयसिंह है। इनके एक मंत्री हुआ करते थे, इनके एक मंत्री हुआ करते थे, और मंत्री का क्या नाम था? आर्यमल। तो आर्यमल ने क्या किया था कि कृष्ण कवि को ये कहा था कि भाई आप अपने जो पिता है ना, इसकी जो बिहारी सतसई है, इसकी टीका लिखो भाई। तो इन्होंने आर्यमल के कहने पर, नाम देखो क्या है? आर्यमल। आर्यमल के कहने पर अपना जो पिता है उसके बिहारी सतसई के ऊपर क्या लिखी थी? सबसे पहली टीका इन्होंने ही लिखी थी, जो बड़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बस इनके बारे में इतना ही। इनकी बस वो टीका लिखी मिलती है, ठीक है, और कुछ नहीं। कृष्ण कवि का छोटा सा है बिल्कुल, बस थोड़ा सा मैंने आपको यूं करवाया कि एक तो कृष्ण कवि है रीति सिद्ध, तो हमें इनके बारे में थोड़ा जानना था कि इनका मूल नाम माथुर चौबे हैं, बिहारी के दत्तक पुत्र थे, और जयपुर के राजा जो जयसिंह थे उनका एक मंत्री था आर्यमल। उसके कहने पर उसने कहा था कृष्ण कवि को कि भाई तुम अपने जो पिता की बुक है बिहारी सतसई, इसके ऊपर टीका लिखो। तो उन्होंने टीका लिख दी थी कृष्ण कवि ने। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद अगला है हमारा कौन सा? श्री हटि जी। अगला कर लेते हैं श्री हटि जी। पहले जो ये छोटे छोटे हैं ना, इनको करते हैं नक्की। बाकी अपने ये बता दो, रीति सिद्ध कवि है ना वो, हाँ वो लगभग अपने होने वाले हैं, बस 2-3 एक और रहते हैं, 3 और रहते हैं मेरे ख्याल से, 3-4। बाकी रीति सिद्ध कवि अपने हुए समझो। अब तो आगे हैं श्री हटि जी। तो इनका जीवन परिचय नहीं मिलता, अज्ञात है, ना इनके जन्म के बारे में पता, ना मृत्यु के बारे में पता, कुछ नहीं पता इनके बारे में। जीवन परिचय इनका क्या है? अज्ञात है। तो ये जो है, जो श्री हित हरिवंश ने जो परंपरा चलाई थी, जो श्री हित हरिवंश ने जो परंपरा चलाई थी, हरिदासी संप्रदाय था ना इनका, हित हरिवंश का हरिदासी संप्रदाय था, तो उस संप्रदाय के बड़े कुशल कवि माने जाते हैं श्री हटि जी। उसके अंदर ये बड़ा इनका मन था, हित हरिवंश जिन्हें जो परंपरा चलाई थी, हरिदासी संप्रदाय चलाया था, आप यूं भी बोल सकते हो। तो इनके अंदर ये बड़े पारंगत थे, ठीक है ना। और 1837 में इन्होंने क्या लिखा? 1837 में इनकी एक किताब थी, किताब का राधा सुधा शतक लिखा।
1835 में इन्होंने क्या लिखा, राधा सुधा शतक लिखा था, ठीक है ना। देखो भाई 1937 में क्या लिखा था, 1837 में राधा सुधा शतक लिखा था, जिसमें 11 तो दोहे हैं, जिसमें 11 तो क्या है, दोहे हैं। वह 103, 11 तो इसके अंदर दोहे हैं और 103 क्या है, कवित सवैया है। 103 क्या है, कवित सवैया है, ठीक है ना, कवित और सवैया है 103। और जो भारतेंदु हरीशचंद्र थे, कौन थे, भारतेंदु हरीशचंद्र थे। तो भारतेंदु हरीशचंद्र का प्रिय ग्रंथ था, क्या प्रिय ग्रंथ माना जाता है, वो इस ग्रंथ की बहुत ज़्यादा तारीफ किया करते थे, किसकी, राधा सुधा शतक की, ठीक है ना। ये भारतेंदु हरीशचंद्र का बड़ा प्रिय ग्रंथ था, राधा सुधा शतक उनको बहुत ही प्यारा था। 1837 में ये लिखा गया था और लिखने वाले कौन थे, श्री हटि जी। बस एक ही रचना है इनकी, ज़्यादा नहीं है, इनकी केवल एक रचना है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्लियर। बहुत होगा आज के लिए इतने कवि, ये और करवाऊँ। अब आपका रह कौन सा गया, आपका नृप शंभु रह गया और राम सहाय और पजनेश। कौन कौन सा, नृप शंभु, राम सहाय दास और पजनेश, ये 3 रह गए। इन तीनों को करवाते ही हम लोग घनानंद करेंगे बस। और तीनों छोटे छोटे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। बस ये है कि अब अपना टाइम भी हो चुका है और आपने आज कवि भी बहुत सारे कर लिए, तो अब ये 3 और करवा दूंगी तो ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, क्लियर है सबको। तो चलिए जी, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।